अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे दैट इज़ फंक्शन ऑफ किडनी। मेरे लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था कि जो किडनीज होती हैं उनमें जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, और नेफ्रॉन का हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर था वो डिस्कस किया था। यही नेफ्रॉन वो फंक्शनल यूनिट है जो कि बेसिकली हमारे पास क्या करता है, फाइनली यूरिन फॉर्मेशन जो है वो करता है या गुर्दों के अंदर काम कर रहा होता है ताकि बॉडी से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके। ठीक है, हम लोगों ने पहले तो इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, मगर क्योंकि आज का टॉपिक दोबारा उससे रिलेटेड है तो इस वजह से मैंने दोबारा से एक स्केच ओवरव्यू बनाया जो कि आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन है, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पसल में ये बोमैन कैप्सूल आ जाता है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर हमारे पास ये जो कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हाईली क्वाइलिंग आ जाती है जिसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद आपके पास जो यू शेप स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ लूप ऑफ हैनल या लूप ऑफ हैनले, जिसमें कि हमारे पास एक डिसेंडिंग लूप होती है और एक असेंडिंग लूप होती है। डिसेंडिंग का मतलब होता है जो चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, डिसेंड कहते हैं ना ऊपर से नीचे आने को, तो उसको डिसेंडिंग कहा जाता है। और एक असेंडिंग होती है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, और फाइनली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। ये हमारे पास नेफ्रॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है अब हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किडनी जो होती है वो यूरिन फॉर्मेशन कैसे करती है। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। उन 3 स्टेप्स के हमारे पास क्या नाम है? जो पहला है दैट इज़ नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज़ नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज़ नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, थर्ड वन इज़ नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं जिनसे गुजरने के बाद फाइनली यूरिन बनता है। तो जो पहला है दैट इज़ नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन को ही हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेशर की वजह से चीज़ का फिल्टर हो जाना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन? प्रेशर की वजह से चीज़ का फिल्टर हो जाना, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है, बॉल ऑफ कैपिलरीज होता है, असल में ये किससे मिलके बना होता है? हमारे पास इसके तरफ आर्टरीज आ रही होती हैं। आप लोगों को पता है आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे पास हार्ट से अवे मूव करके जाती हैं और इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मगर इनमें वेस्ट भी मौजूद है क्योंकि उन्होंने किडनीज़ में आना है। जब ये आर्टरीज जो होती हैं ये आती हैं हमारे पास किडनी में एंटर होती हैं, तो आर्टरीज छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है जिनको आर्टेरियोल्स कहा जाता है, और आर्टरियोल्स मज़ीद फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। और ये जो ग्लोमेरुलस है इट इज़ अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। पहले बड़ा पाइप था, बड़े पाइप से छोटे छोटे पाइप बने, छोटे पाइप से मज़ीद छोटे पाइप बने। पहले खून जो था वो प्रेशर से बड़े पाइप में आ रहा था, फिर आर्टरियोल्स में छोटा हुआ और कैपिलरीज में आके और तंग हुआ, तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से ये ग्लोमेरुलस या कैपिलरीज एक छननी का काम करते हैं। जैसे एक सिव होती है, आटा छानने वाली छाननी देख लीजिए, या चाय छानने वाली छाननी जो होती है, उसमें क्या होता है कि जब आप प्रेशर से कोई चीज़ डालते हो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, और जो लिक्विडी पोर्शन होता है जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से फिल्टर होकर बोमैंस कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। सो ब्लड जब फोर्सफुली जो होता है वो किडनी में आता है, तो क्योंकि ब्लड का प्रेशर काफ़ी होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में आधी चीज़ें जो होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर रह जाती हैं, बकाया जो होता है फिल्टर जो होता है वो बोमैंस कैप्सूल में चला जाता है। इसी वजह से इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, और इसके नतीजे में जो फिल्ट्रेट बोमैंस कैप्सूल के अंदर जा रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया गया है, मतलब वो फिल्ट्रेट जो कि फ़िल्टर होके जा रहा है। खून आपका जो है, ब्लड जो है किडनीज़ के अंदर जा ब्लड रहा है जो कि रेड कलर का होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मगर आप देखो कि जब बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो तो वो हमारे पास किस ट्रांसपेरेंट होता है। वाई? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहीं पर छन्नी हो जाते हैं या रुक जाते हैं, वो आगे नहीं जाते। जब ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस में ही आता है, तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स इनका साइज़ बड़ा होता है तो ये कैपिलरीज में ही रुक जाता है और फिर ये दोबारा से वह ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो चीज़ ट्रांसपेरेंट पोर्शन आगे मूव करके जाता है वो बोमैंस कैप्सूल में जाता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो वाटर होता है जिसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, इसके अलावा यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारे वेस्ट हैं जिन्होंने के बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, तो ये हमारे पास
कहाँ आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ग्लोमेरुलर से चीज़ फिल्टर हो गई है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए वो चीज़ आ गई है बोमेंस कैप्सूल में। जब ये बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है तो अब ये मूव करेगा रीनल टिब्यूल के पोर्शन में, जिसमें से कि पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से होकर गुजरेगा लूप ऑफ हैनल में से, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल तक जाएगा। मगर बच्चों इन पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है। पूरा जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है ताकि जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो बाहर ना जा पाएँ, वो अंदर ही रह जाएं। तो जिस तरह ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो मूव करके आगे जाता है, उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो वापस ब्लड में चली जाती हैं। तकरीबन 99% चीज़ें जो हैं वो वापस आपके खून का हिस्सा बन जाती हैं। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आई होप कि आप लोगों को प्रेशर फिल्ट्रेशन की समझ आ गई होगी। अब हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ नोन एज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है इसमें हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, नाम क्या इंडिकेट करे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टेड रीएब्जॉर्ब चीज़ें वापस जा रही हैं, सिलेक्टेड हैं जो कि रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। रीएब्जॉर्ब कहाँ हो रही हैं, आपके ब्लड में वापस जा रही हैं ताकि यूज़फुल चीज़ें आपकी बॉडी से बाहर ना जा सकें। तो इसको कहा जाता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में मूव करता है तो हमारे पास मोस्टली जो वाटर और ग्लूकोज है जो कि यूज़फुल है, जो कि बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अगेन ब्लड में वापस चला जाता है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है इसमें किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर प्लस ग्लूकोज की। अगर आप लोग एक स्केच बना लोगे ना इस पॉइंट का, एक ओवरव्यू सा या फ्लो शीट बना लोगे तो आप लोगों को ये याद करने में आसानी होगा। बच्चों को मोस्टली यही चीज़ मुश्किल लगती है कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के टॉपिक में हम भूल जाते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सी चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। तो आप एक फ्लो शीट बना लो, पीसीटी लिख लीजिए, आपको पता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है और इसमें किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर और ग्लूकोज की। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो आ जाता है जी हमारे पास डिसेंडिंग लूप के अंदर। जो डिसेंडिंग लूप है हमारे पास उसमें ज़्यादातर जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। जो हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग लूप है उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास वाटर की जो होती है वो रीएब्जॉर्प्शन होती है। और जो हमारे पास असेंडिंग लूप है उसके अंदर ज़्यादातर सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और जब एक दफ़ा सॉल्ट ब्लड में जाते हैं तो पीछे पीछे पानी ऑटोमेटिकली सॉल्ट के मूव करता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात डिस्कस किया कि जहाँ सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है पानी हमेशा उधर ही मूव करता है। तो जब सॉल्ट जो है वो किडनी को छोड़ के ब्लड में जाते हैं तो मोस्टली किडनी में से वाटर जो होता है वो भी सॉल्ट के पीछे पीछे ही मूव करके जाता है। ठीक है जी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हुई, वाटर और ग्लूकोज की, जो कि यूज़फुल है। जो डिसेंडिंग लूप है इसमें किसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर की। असेंडिंग लूप में किसकी हो रही है, सॉल्ट्स की। अब फिर अगेन थोड़ा बहुत जो वाटर और सॉल्ट और ग्लूकोज रह जाता है जो कि अभी भी यूज़फुल है, उसकी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो फाइनली जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है उसमें दोबारा से हमारे पास वाटर और कुछ सॉल्ट्स की जो होती है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है पूरे के पूरे इस रीनल टिब्यूल के पोर्शन में। ये पूरा पोर्शन रीनल टिब्यूल का पोर्शन है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ये रीनल टिब्यूल का हिस्सा है। उसके बाद फाइनली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूरिन जो होता है वो बन चुका होता है और अब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होएगा। कैसे होएगा बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास पहला हम लोगों ने प्रेशर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, सेकंड हम लोगों ने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ लिया कि कौन से पार्ट में किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। थर्ड जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब होता है चीज़ को एक्सक्रीट आउट होना। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब होता है कि चीज़ें जो एक्सक्रीट आउट हो रही है ट्यूब की फॉर्म में हो रही है, ट्यूब से एक्सक्रीट आउट हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ से जो वेस्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है। अब यहाँ पर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये यूरिन को इस पोर्शन में एक्सक्रीट आउट कर देती हैं और इस पोर्शन का नाम है हमारे पास रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का वो पोर्शन है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और उसके बाद यूरेटर वो ट्यूब है जो कि इस यूरिन को फिर यूरिनरी ब्लैडर में ले जाएगी, जो कि यूरिन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो वो सिक्रीशन है जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होना है। इसमें हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि यूरिन में हमारे पास कौन कौन से वेस्ट हैं। एक तो पानी तो मौजूद है, इसके अलावा डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं, प्लस हमारे पास यूरिया एक वेस्ट होता है, वो भी होता है। आपके जो यूरिन में एक बैड ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, वो यूरिया की वजह से और डिफरेंट वेस्ट की वजह से होती है। इसके अलावा हमारे पास क्रीटानीन जो है हमारे पास ये ख़ास तरह का वेस्ट है जो कि पाया जाता है। ये वो वेस्ट है, ग्लूकोज हो गया, डिफरेंट तरह के आइंस हो गए जिन्होंने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने, ये सारे के सारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते हैं।
और बेटा अगर खुदा ना खास्ता कभी आपकी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ग्लोमेरुलस जिसने कि रेड ब्लड सेल्स को उधर ही छान लेना था, उसने रेड ब्लड सेल्स को आगे जाने नहीं देना था। इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं उधर रुक रहे। इसका मतलब है ग्लोमेरुलस सही काम नहीं कर रहा, जो कि आगे चल के फिर किडनी फेलियर का खुदा ना खास्ता बायस बनता है। वो हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। बताने का ये मकसद है कि अगर आपको नॉर्मल यूरिन है तो वो तो बिल्कुल मतलब ठीक है। और पता है आप लोगों को कि आपका जो यूरिन है उसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, ताकि वो बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है, ताकि आपकी बॉडी की जो पीएच है वो भी मेंटेन रह सके। तो इस तरीके से हमारे पास, और याद रखिए एक पर्सन जो तकरीबन डेली 1.4 लीटर उसकी बॉडी में जो होता है वो यूरिन जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो फंक्शन ऑफ किडनी है कि किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, यूरिन कैसे बन रहा है। 3 स्टेप्स हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जिसके ज़रिए फाइनली आपकी बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।